डायनेस्टी को जन्म दिया जाए। अब ये डायनेस्टी कही जाए, कुनबा कहा जाए, तो अब भारत खोदो यात्रा शुरू हुई है। जितने छोटे छोटे जजेस है भारत के, उस भारत खोजो यात्रा में, खोदो यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और राम गोपाल यादव जी, जो कि एक सम्मानीय नेता है, उनका कहना है कि भारत को छोटे छोटे जजेस आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। सच ही है एक्चुअली। देख, 60-70 साल के बाद जर्जर होने शुरू हो जाते हैं। एक व्यवस्था की शुरुआत जो 1947 में पंडित नेहरू ने की थी, वो व्यवस्था की जो बुनियाद है, जर्जर तो नहीं हुई है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग मट्ठा डाल रहे हैं। और मट्ठा डालने का मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है कि एक नए निजाम को, एक नई डायनेस्टी को जन्म दिया जाए। अब ये डायनेस्टी कही जाए, कुनबा कहा जाए, तो अब भारत खोदो यात्रा शुरू हुई है। निर्धारित करेगा और मट्ठा डालने का मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है कि एक नए निजाम को, एक नई डायनेस्टी को जन्म दिया जाए। अब ये डायनेस्टी कही जाए, कुनबा कहा जाए, तो अब भारत खोदो यात्रा शुरू हुई है। जितने छोटे छोटे जजेस है भारत के, उस भारत खोजो यात्रा में, खोदो यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और राम गोपाल यादव जी, जो कि एक सम्मानीय नेता है, उनका कहना है कि भारत को छोटे छोटे जजेस आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। सच ही है एक्चुअली, देखा जाए तो। और न्यायपालिका से अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ बड़े बड़े जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के रेक्यूज कर लिया खुद को कि मैं इस मामले में नहीं आऊंगा जी, मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। ये हिस्सा भी सामने आ गया निकल कर। अब रही बात कि भाई इस ऊपर वाले को कहां कहां ढूंढोगे आप। ऊपर वाले को नीचे ढूंढा जा रहा है, कभी जमीन के नीचे, कभी मजार के नीचे, कभी दरगाह के नीचे, कभी किसी मस्जिद के नीचे, हो सकता है बाद में किसी चर्च के नीचे भी ढूंढा जाएगा, या कोई और भी बिल्डिंग हो सकती है उसके नीचे। ये ऊपर वाला भी परेशान है कि मुझे कहा तो जाता कि मैं ऊपर वाला हूं। अब आजकल तो उसको अगर मैं खुदा कहूं, ईश्वर कहूं, गॉड कहूं, तो लोग ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर देंगे, आप हमारे खुदा को, अपने ईश्वर को, हमारे गॉड को बदनाम कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि उसको एक ऊपर नया नाम दे दूं, जो हम कहते हैं ऊपर वाला को। अब जो भी है, पता नहीं शक्ल वकल कैसी है उसकी, लेकिन ऊपर वाले को ढूंढने की कोशिश ब्रह्मांड में नहीं हो रही है, ऊपर वाले को ढूंढने की कोशिश जमीन के अंदर खुदाई करके हो रही है। अब चीन ने खुदाई की पिछले हफ्ते, तो कामयाब हो गया। उसको धरती के अंदर 3 किलोमीटर नीचे दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान मिल गई। अब वो सोने की चिड़िया बन गया साहब। 40 गोल्ड की व्हील्स मिली है, और कहते हैं कि उसको 1,000 टन से ज्यादा गोल्ड अगले कुछ सालों में वहां से मिल जाएगा। द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट माइंस ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड एवर डिस्कवर्ड। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया साहब, कब से वो सोना खोज रहे हैं, हम नीचे जाके अपने ऊपर वाले को खोज रहे हैं। लेकिन आपको यहां बिजी किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको एक दो स्लाइड दिखाऊं कि पर्दे के पीछे क्या है, तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए कि एक पर्दा क्या कहता है, दूसरा पर्दा क्या कहता है। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी हैं, अरुण कुमार शर्मा जी हैं, ओम सैनी जी हैं, और सुनील शुक्ला जी। आपका स्वागत है। मैं दो स्लाइड दिखाना चाहूंगा कि देखिए, भारत में सरकार जब हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है, तो क्या सोचती है और कितने पैसे खर्च करती है, और उसमें दक्षिण भारत कितना खर्च करता है, उत्तर भारत कितना खर्च करता है। और दूसरा, भारत सरकार का अब इस पर्दे के पीछे, खुदाई के पर्दे के पीछे रॉबरी 2.0 बिगिन होने जा रहे हैं, शुरू होने जा रहे हैं। आप कहोगे रॉबरी 2.0? जी हाँ, रॉबरी 2.0। ये दोनों मैं आपको बता देता हूं। चलिए आते हैं सर। पहला, पहले ये ले लेते हैं। जीएसटी की रॉबरी 2.0 शुरू होती है। सरकार को लगा
कि यार 1,80,000 करोड़ का जीएसटी तो स्टेगनेंट हो गया, जनवरी से वही चला आ रहा है, 170, 175, 180, 182। अब इसके बढ़ने का तो कोई चांस है नहीं। तो क्या किया जाए अल्टीमेटली? अब नई रॉबरी कहां से लाई जाए? 140 करोड़ को लूटने का सबसे बढ़िया धंधा तो यही था। तो सरकार परेशान हो गई। तो अब इसी हफ्ते जो मीटिंग हो रही है, इसके अंदर जीएसटी रॉबरी 2.0 बिगिन होने जा रहा है सब, क्योंकि यहां से 140 करोड़ को लूटा जा सकता है। हमारा चार्ट कहता है सरकार का कि 5% के स्लैब में कुल मिला के 6 से 8% हमारे जीएसटी कलेक्शन होता है। 12% के स्लैब में सिर्फ 5 से 6% जीएसटी का कलेक्शन होता है। 18% जीएसटी के स्लैब में 70 से 75% का कलेक्शन होता है। और बहुत कम गुड्स ऐसे हैं जिनको सिन गुड्स कहा जाता है, यानी कि पाप पाप करने वाले गुड्स हैं, उनके ऊपर 28% का टैक्स है। 13 से 15% रेवेन्यू यहां से आता है और अदर से 1 से 2% आता है। अब जो सिन गुड्स हैं, ये सरकार कहती है कि भाई ये एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जहां पर हम दुनिया को और लूट सकते हैं। तो उनको याद आया कि ये जो मिडिल क्लास है, यहाँ पर हम दुनिया को और से 15% रेवेन्यू यहां से आता है और अदर से 1 से 2% आता है। अब जो सिन गुड्स हैं, ये सरकार कहती है परसेंट जीएसटी के स्लैब में 70 से 75% का कलेक्शन होता है और बहुत कम गुड्स ऐसे हैं जिनको सिन गुड्स कहा जाता है, यानी कि पाप पाप करने वाले गुड्स हैं, उनके ऊपर 28% का टैक्स है। 13 से 15% रेवेन्यू यहां से आता है और अदर से 1 से 2% आता है। अब जो सिन गुड्स हैं, ये सरकार कहती है कि भाई ये एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जहां पर हम दुनिया को और लूट सकते हैं। तो उनको याद आया कि ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इसका कुछ तिया पाचा किया जाना चाहिए। तो इस हफ्ते जो मीटिंग हो रही है, उसका पहला प्रपोजल जो एक्सेप्ट हो गया, सिर्फ उसके ऊपर सबकी हाँ होनी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सिर्फ मोदी जी उस पर हाँ नहीं कर रहे हैं, सारे विपक्ष वाले हाँ कर रहे हैं, चाहे सीपीएम वाला हो या ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, सब इसमें है, क्योंकि जनता को तो लूटने में सबका इंटरेस्ट है साहब। अभी 28% के स्लैब के अलावा एक चौथा स्लैब आ रहा है साहब, चौथा क्या पांचवा स्लैब कहा जाए, ये होगा सब 35% का। जीएसटी का बुनियाद क्या था कि भाई जी टैक्सेस कम कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि आप जमीन खोदिए, लेकिन मैं आपके सामने एक 35% का नया टैक्स स्लैब लेके आता हूं। अब ये 35% में क्या आएगा? सिगरेट आएगा, टोबैको आएगा, जो पहले 28 में थे, उनके ऊपर 100% का एक और टैक्स था, सेस जिसको कहते हैं। वो 100% सेस रहेगा उसके ऊपर, लेकिन वो 28% बढ़ के 35 पे आ जाएगा। अब आप कहोगे चोट किसको पड़ने जा रही है यहाँ पे 35% में? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो ड्रिंक पिया जाता है वो है बेवरेजेस, कोका कोला वगैरह, पेप्सी, इस टाइप की जो चीजें होती हैं जिसे लोग लेकर पीते हैं। इसके ऊपर आप जो टैक्स था 28% प्लस 12% सेस, 40%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की हर काउंसिल कहती है कि यू कैन इम्पोज सच काइंड ऑफ 40% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन सो कॉल्ड कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप जो भी है। सरकार कहती है ये तो युवा है, इनके पास तो बहुत पैसा है, और ये लोअर मिडिल क्लास के हों या पुअर हों या मिडिल क्लास के हों, इनसे थोड़ा सा और छीन लिया जाए। मकसद ये है कि 13 से 15% को बढ़ाकर 20% करना है, यानी कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली 20% की इस साल वृद्धि चाहिए। मेरा एवरेज 1,80,000 करोड़ से बढ़कर करीब 2 लाख, सवा 2 लाख करोड़ के बीच में हो जाए। तो ये 35% का नया स्लैब आ रहा है। और साहब इस 35% के अंदर सारे सॉफ्ट ड्रिंक आएंगे, सारे सिगरेट्स वगैरह भी आएंगे, सारे टोबैको प्रोडक्ट आएंगे। और हाँ, दिल थाम कर बैठिए ना, बड़े शौकीन है ना आप लोग केएफसी में, मैकडोनल्ड में जाने के, जिसे आप फास्ट फूड कहते हैं, जिसे आप जंक फूड कहते हैं। तो सरकार कहती है सारी हिंदुस्तान तो जंक फूड खा रहा है बैठ के, तो उसके ऊपर 35% का टैक्स क्यों ना मार दिया जाए साहब? और उसके ऊपर भी टैक्स मारा जाएगा, यानी कि आपने अगर 200 रुपए का पिज्जा ले लिया, तो साहब उसके ऊपर आपके 7 रुपए जीएसटी के साथ जाएंगे 35% के स्लैब से। दिल थाम कर बैठिएगा। दिस इज द न्यू वे टू रॉब एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि पिज्जा तो गरीब भी खाता है आज की डेट में, कभी कभार खरीद के। लोअर मिडिल क्लास भी खाता है, मिडिल क्लास भी खाता है, और जो हायर क्लास है वो तो है ही। एक ही झटके के अंदर 1,80,000 का एवरेज बढ़कर 2 और 2.25 लाख के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब है कि 20 से 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा पर मंथ आएगा, और साल में 2 से 3 लाख करोड़ जो वृद्धि होगी, उसका फायदा सारी सरकारों को होगा। लेकिन क्या आपकी इनकम बढ़ती है?
नहीं बढ़ती है। तो ये पर्दे के पीछे आप जमीन खोदिए, ये आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेने की तैयारी है। इसी हफ्ते अभी मीटिंग है साहब ये, और ये एग्री हो चुका है। उसके बाद एक और चीज पे आते हैं यहाँ पे, ये आज बहुत बड़ा ये चार्ट आया हुआ है। सरकार ने संसद में एडमिट किया कि मिड डे मील का जो कंट्रीब्यूशन है साहब, वो सरकार की ओर से फिक्स किया गया था 600 रुपए पर मंथ का, वो अभी भी जारी है साहब। यानी कि जो मिड डे मील का जो कुक्स है, उनको जो खाना बनाने के लिए 1 महीने पैसा दिया जाता है, वो दरअसल होना ये चाहिए था कि 50-50 था, कि 50% ये देगा, 50% स्टेट देगी। लेकिन स्टेट्स तो कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं है, और कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा पैसे देती हैं। उसमें से मैं गिना देता हूं कौन कितना दे रहा है। लेकिन सेंटर ने 2009 से इसको रिवाइज नहीं किया, 15 साल हो गए। सेंटर 600 में देती है। खुदाई के पर्दे के पीछे ये भी चल रहा है। तो यहाँ पर केरल जो है, उस 600 रुपए के अलावा जो कुक करते हैं खाने को, उसको 12,000 रुपए देते हैं। पौंडीचेरी 10,000 रुपए देती है। तमिलनाडु 4,001 से लेके 12,500 तक है। हरियाणा 7,000 है। कर्नाटक 3,700 है। चंडीगढ़ इसमें आप 3,300 है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब जो है वो भी 3,000 रुपए देते हैं। गुजरात और त्रिपुरा 2,500 देते हैं। अरुणाचल प्रदेश 2,000 है। राजस्थान 1,742, ओम सैनी जी की स्टेट हमारे साथ में है। बिहार 1,650 सिर्फ, और उड़ीसा अपना, इसके अलावा जो उड़ीसा 1,400, और बाकी सारे जो स्टेट, महाराष्ट्र भी 1,400 है, और बाकी सारे स्टेट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, दे पे 1,000 रुपीज और बिलो सर। तो आपसे पैसा लिया जाता है शिक्षा के नाम पर, आपसे पैसा लिया जाता है हेल्थ के नाम पर, लेकिन सरकार 600 देती है मिड डे मील का। और बजट में आपने देखा होगा, साल दे साल गुजरते जाते हैं, एजुकेशन का सेस बढ़ता चला जाता है, लेकिन साथ मिड डे मील के अंदर पैसे नहीं दिए जाते। तो लोग गरीब हैं, क्या करेंगे? वही होगा जो आपके सामने है। ये पिक्चर है खुदाई से पीछे की। आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ओम सैनी जी आपको बुलाता हूं। आप खुदाई कीजिए, ऊपर वाले को ढूंढिए, हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे, हर मजार के नीचे, जहां दिल करे वहां ढूंढिए सब। जामा मस्जिद दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों के नीचे भी एक महादेव का मंदिर ढूंढिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी अब याचिका आ रही है उसके सामने। लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपको लूटने की रॉबरी 2.0 सर फाइनलाइज कर दिया गया। बताइए साहब, क्या करेंगे अब आप? खुदाई तो सरकार कर रही है, आपकी जेब की सर। ओम सैनी जी, सॉरी मेरा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, लेकिन मैं पूरा मौका दूंगा, आप अपनी पूरी विस्तारित बात कहिए। पूरा जी नमस्कार। खासतौर से मैं ये सोच रहा था कि आज तो शायद मंदिरों और मस्जिदों के बारे में चर्चा होगी, और जो खुदाई के सिलसिले चल रहे हैं वो होंगे। तो मैं देख रहा था ये कोमिला थापर का एंशिएंट इंडिया, और उसमें देख रहा था कि विभिन्न कौमें जो आई हैं उन्होंने किस तरीके से वो सब कुछ किया था, उसको किस तरीके से आज इंटरप्रेट किया जा रहा है। स्टेट कैसे अंदर घुस गया इन सब चीजों के, और अपने लाभ के मुताबिक उनका उनसे वो कर रहा है, मैं ये समझ रहा था। लेकिन ये तो बिल्कुल अर्थशास्त्र का विषय समझ में आया कि दूसरी तरह के जो टैक्स कलेक्टिंग सिलसिले बन रहे हैं सरकार के, उनको लेकर के सारा आपने जो नक्शा बनाया है, जो सामने पेश किया है, कि दूसरी खुदाई है ये। इस खुदाई को मैंने आंका नहीं, मैं आंकता रह गया। जो मेरे कानों में लगातार घूम रहा था कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है, और अमीर खुसरो और सारे उनको, गुरु नानक देव इनको परे रख के, और अलग किस्म का सिर्फ हिंदुत्व का सिलसिला स्थापित करने के लिए ताजमहल को कोई उड़ाने की बात कर रहा है, कोई जामा मस्जिद को उड़ाने की बात कर रहा है, उस पर अटका हुआ था। तो अर्थशास्त्र के इस विषय पर मैं उतना तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये निश्चित रूप से सारी चाल बात है। सर अर्थशास्त्र मैंने इसलिए जोड़ा कि उस खुदाई के चक्कर में भटक जाए सारे के सारे, बात ना करें, और यहाँ आपकी जेब की ऐसी खुदाई हो जाए कि आप उसके बाद उठ ही ना पाए। क्योंकि उन्हें अडानी को नहीं लूटना है, अंबानी को नहीं लूटना है। 140 करोड़ की जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकालना है सर। जीएसटी से निकलेगा, इनकम से नहीं निकलेगा। इनकम 6 करोड़ के पास से आएगा, लेकिन जीएसटी जो आता है 140 करोड़ के पास से आता है। लूटना किसको है? आम जनता को। इसलिए मैंने कहा ये खुदाई को ओवरलुक मत कीजिएगा बस। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। करों का बहुत बड़ा हिस्सा तो सामान्य जन ही देता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उससे ज्यादा लाभ जो उठाते हैं वो कुछ प्रतिशत लोग हैं जो लाभ उठाते हैं और फिर से भाग जाते हैं।
रुपया लेके भाग जाते हैं, अपना सब कुछ लूट के भाग जाते हैं, ये तो पता है। और ये इस सरकार के वक्त में तो बहुत जोरों से हुआ है। उनके प्रोटेक्शन का सारा इंतजाम पार्लियामेंट में लगातार होता रहा है। उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट में, तो स्पीकर साहब बोलने ही नहीं देते, उनका नाम भी नहीं लेने देते। नाम लेने पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये कहा जाता है। आप चर्चा तो करवा रहे हैं, आप पूछना तो चाहते हैं, समझना तो चाहते हैं कि सब हो क्या रहा है। दरअसल मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह का माहौल बना है पूरे मुल्क में, उसमें लोगों ने अपनी महंगाई को या बेरोजगारी को या टैक्स कलेक्टिंग का ये जो खुदाई है, इसको भूल गए। वो तो कुल मिलाकर के हिंदू और मुसलमान वाला सिलसिला उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं जो सामान्य आदमियों की भीड़ में खड़ा हूँ, मेरे को इस बात का वो नहीं है कि किस तरीके से मुझे टैक्स के लिए कैसे बाध्य किया जा रहा है और इनसे मिलने वाले लाभ मुझे कितने मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा सूर्य चमक रहा है, मेरा हिंदू चमक रहा है या मेरा मुसलमान कुचल रहा है, ये मैं ये देख रहा हूँ। ये तो आपने आँख खोलने वाली बात कही है। तो इस आँख खोलने वाली बात के लिए तो सचमुच में आपने बता दिया कि ये रास्ता इधर है और इस तरीके से हो रहा, तो लोगों को चेतना चाहिए। लेकिन अभी बड़ा मुश्किल काम है, इस पे तो ज्यादा वाजिब टिप्पणी मेरा ख्याल है कि बाकी पैनलिस्ट वो दे पाएंगे, क्योंकि मैं तो उसी में अटका हुआ था। मैं तो सारा इतिहास टटोल रहा था, आपने वर्तमान जोड़ दिया इसके साथ में। ये वर्तमान बड़ा मुश्किल है बयान करना। आपने बड़ा आज पेपर मेरे सब्जेक्ट से पेपर आउट जगह सब्जेक्ट से बाहर है। तो इसको तो मैं सुनूंगा पैनलिस्ट से ही और